हेलो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है प्रासरण तथा परिसारिता। ओके, क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बिलियन का ये टॉपिक है, प्रासरण तथा परिसारिता। तो अगर हम लोग अभी प्रासरण समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली को समझते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो देखो, अगर कोई विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ रख दिया जाए तो सिर्फ विलयन का जो विलायक है वह पार कर सकता है, विलायक का अणु पार कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर विलयन के अंदर जो विलय है, विलय का अणु इससे पार नहीं कर सकता। तो अब सबसे पहले तो विलायक और विलय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर लिया, उसमें पानी रख लिया 4 लीटर, उसमें नमक भी डाल दिया, थोड़ा चीनी डाल दिया, थोड़ा ग्लूकोज डाल दिया। तो आप सोचेंगे सर इसमें विलायक कौन, ये 3-4 चीजें भी मिल गया है, ये विलायक कौन है? तो देखो, चाहे आप 1000 चीज का मिलाकर एक विलयन बना लो, लेकिन उसमें विलायक कौन होता है? विलायक सिर्फ एक होता है, विलायक सिर्फ एक हो सकता है, समझे ना? और बाकी सब विलय होंगे। यानी अगर 1000 चीज मिला है तो एक विलायक है, 999 विलय है। यहाँ कितनी चीजें मिलाई थी? पानी है, चीनी है, नमक है और ग्लूकोज है, और पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी यहाँ विलायक होगा। बाकी ये तीनों, नमक, चीनी, ग्लूकोज, ये सब तीनों के तीनों विलय होंगे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा, अब तुमको समझ में आ गया विलायक कौन है? जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक है, और बाकी जिसकी मात्रा कम हो विलय है। और अब ये समझने की बात है हम लोग को कि अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन पार करता है? तो अभी बताया कि विलायक के अणु तो पार कर जाएंगे, लेकिन विलय के अणु से पार नहीं करेंगे। अब इसका डेफिनेशन तुम लोग बना सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के अणु तो आर पार कर जाए परंतु विलय के अणु आर पार ना कर सके, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, एक ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं जा सकते। कौन? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। ओके, देखिए इसको। तो उतार लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग परासरण पर चलते हैं। परासरण क्या है? परासरण, देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर के बीचों बीच अर्धपारगम्य झिल्ली रखिए, और इसके एक तरफ एक विलयन लीजिए जो मान लीजिए कि सांद्र विलयन है, और चीनी पानी, यहां पर आप देख रहे हैं सांद्र विलयन। इधर ले लीजिए, आप कोई तनु विलयन ले लीजिए, तनु विलयन मान लीजिए नमक पानी का है। अब देखें, अब क्या होगा कि अब बहुत आप जानते होंगे ये बात कि जो भी आना जाना होता है वो उच्च से निम्न की ओर होता है। यानी कोई भी चीज आती है तो उच्च से निम्न की ओर ऑटोमेटिक आती है। तो आपको लग रहा है कि सर ये सांद्र है और ये तनु है तो सांद्र से तनु की ओर आएगा, लेकिन नहीं। आप जरा सोचिए कि आएगा क्या, पहले उस पर ध्यान दीजिए कि आएगा क्या। क्या नमक आएगा इधर? क्या चीनी आएगा इधर? नहीं, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है तो पहले ही आप जानते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली
विलय को तो आने जाने देगा नहीं, जाने आने देगा किसको, विलायक को। तो विलायक इधर भी पानी इधर भी पानी। अब इसमें पता लगेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आप जानते हैं कि तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। तो इधर क्या हो गया, ये तनु विलयन है तो इसमें पानी ज्यादा है और इधर पानी कम है। तो अब क्या होगा, तनु विलयन का पानी यानी विलायक सांद्र विलयन की ओर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे सर ये सांद्र विलयन तनु विलयन क्या होता है। तो देखिए, सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, ज्यादा होती है, और तनु विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। अब उल्टा भी कह सकते हैं कि सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक कम है और तनु विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो अब लड़के सोचेंगे कि सर समुद्र और एक टब में पानी और नमक का मिश्रण रखा हुआ है, और समंदर में समंदर है तो समंदर में तो पानी बहुत अधिक है और यहाँ पानी कम है, तो वहाँ विलायक ज्यादा है यहाँ विलायक कम है, तो सीधे हम कह दे सर कि वो तनु है समुद्र और ये सांद्र है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते आप। इस तरह से कभी मत मिलाइएगा कि समुद्र में पानी ज्यादा है टब में पानी कम है, इस तरह से कभी नहीं होता है। कभी भी तनु और सांद्र की जो परख होती है वो विलय बट्टा विलायक करके होती है, विलय बट्टा विलायक। ठीक है, विलय बट्टा विलायक। अब मान लीजिए कि समुद्र में जो विलय है और जो विलायक है उनका हम भाग कर दिए, और टब में जो विलय है और विलायक है उनका भाग कर दिए। अब क्या हुआ कि जो समुद्र में विलय और विलायक का भागफल आया वो आया 3 ग्राम पर लीटर, और यहाँ आ गया 2 ग्राम पर लीटर ले लीजिए। अब जरा देखिए कि समुद्र में प्रति लीटर पर 3 ग्राम विलय है और हमारे टब में प्रति लीटर पे 2 ग्राम विलय। अब बताइए विलय कहाँ कम है, यहाँ ना कम है जी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप तनु और सांद्र की व्याख्या करने जाएं तो आप क्या करें, समुद्र में नदी में और टब में रखे हुए पानी को बताना है कि कौन तनु है कौन सांद्र है, सब में से एक एक लीटर पानी निकाल लीजिए और 3 जगह रखिए और उसमें देखिए कि कितने विलय इस वाले टब में आ रहा है, 1 लीटर में इसका कितने विलय आ रहा है, इसका कितने आ रहा है, इसका कितना आ रहा है। अगर आपको पता चले कि समुद्र में विलय की मात्रा ज्यादा है 1 लीटर में और नदी में उससे कम है और टब में और उससे कम है, तो सबसे तनु तो टब वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चेक किया जाता है, प्रति एकांक पर चेक किया जाता है, 1 लीटर पर चेक किया जाता है। आप पूरा समंदर का मॉडल लेकर मत चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि तनु कौन होता है और सांद्र कौन होता है। ठीक है, जिसमें प्रति लीटर पर विलय की मात्रा ज्यादा हो वो सांद्र है, और जिसमें प्रति लीटर पर विलय की मात्रा कम हो वो तनु है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए, अब बताइए, तनु विलयन है तो इसमें विलायक ज्यादा होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, और ये सांद्र विलयन यहाँ पानी की मात्रा कम होगी। अब क्या होगा कि इधर पानी की मात्रा ज्यादा इधर कम है, और जाना तो पानी को ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली विलय के अणुओं को पार करने नहीं देती है, ना नमक को इधर आने देगी ना चीनी को उधर जाने देगी, तो पानी इधर उधर आना है, इधर पानी ज्यादा इधर कम है। अब आपको मैंने क्या बताया कि नेचुरली क्या होता है कि अधिक से कम की ओर चीजें जाती हैं, तो अब अधिक किधर है, पानी को जाना है, तो पानी इधर अधिक है इधर पानी कम है, इसलिए पानी तनु विलयन से इधर की ओर जाएगी। तो अब इसको क्या कहेंगे, तब कब तक जाएगी पहले ये समझते हैं। तब तक जाएगी जब तक दोनों तरफ का जो विलयन है वो संतुलित अवस्था में ना आ जाए, जब तक आवागमन बंद ना हो जाए, संतुलित अवस्था में ना आ जाए। तो प्रासरण आप समझ गए होंगे। प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन का विलायक सदैव सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाता है, और तब तक जाता है जब तक दोनों के दोनों संतुलित अवस्था में ना आ जाए। इसलिए चलिए प्रासरण का डेफिनेशन देख लेते हैं। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर जाता है तथा अवस्था को
संतुलित कर देता है, परासरण कहलाता है। देखिए लिख दिया मैंने कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक यानी पानी आसानी से अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर आ जाता है और इस तब तक आता है जब तक अवस्था को संतुलित न कर दे। ओके, ऐसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ओके, आप इसको देख लीजिए। ओके, ये हम लोग परिसारक दाब के लिए एक कंटेनर बनाएंगे। ओके, बीच में अर्धपारगम झिल्ली रखेंगे, इधर तनु विलयन है, इधर सांद्र विलयन है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा आप तो जानते हैं, परासरण के द्वारा इधर का विलायक तनु विलयन का विलायक सांद्र की ओर आता है। तो अब लड़के पूछेंगे सर इधर का ही क्यों आता है, इसका कुछ साइंटिफिक टर्म में कोई आंसर? देखिए बताते हैं। कोई भी द्रव हो या गैस हो, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति है, कहीं भी रहेगा ना तो बगल वाली चीज को जहां रहता है उसके अगल बगल जो चीज रहती है उस पर दाब पैदा करता है। तो ये द्रव है, ये विलयन एक द्रव है, तो इस अर्धपारगम झिल्ली पर दाब पैदा करेगा। सांद्र विलयन भी एक द्रव है तो अर्धपारगम झिल्ली पर दाब पैदा करेगा। चूंकि इधर विलायक की मात्रा ज्यादा है तो अर्धपारगम झिल्ली पर दाब ज्यादा पैदा करेगा, और ज्यादा पैदा करेगा तो किस दिशा में पैदा करेगा? इधर करेगा। अर्धपारगम झिल्ली पर दाब इधर पैदा करेगा। ऐसे मान लेते हैं कि दाब कितने का पैदा कर रहा है? 10 का। सांद्र विलयन भी तो झिल्ली पर दाब पैदा कर रहा है लेकिन वो इधर कर रहा है। ओके, मान लेते हैं ये कितने का पैदा कर रहा है? 6 का। अब जरा समझिए कि ये जो अर्धपारगम झिल्ली पर दाब पैदा कर रहा है वो 10 का कर रहा है, और सांद्र विलयन अर्धपारगम झिल्ली पर 6 का दाब पैदा कर रहा है। सांद्र विलयन उधर कर रहा है, तनु विलयन इधर कर रहा है। अब जिसका ज्यादा दाब होगा उसी का तो विलायक पार करेगा झिल्ली की आर पर, तो इसका दाब ज्यादा है तो तनु विलयन का विलायक झिल्ली का आर पर कर जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि तनु विलयन का विलायक झिल्ली के आर पार ना जाए, उसको हम रोक दें, अवस्था को समय अवस्था में ला दें, संतुलित अवस्था में ला दें, ना इधर का उधर जाना उधर का इधर आए, तो क्या कर सकते हैं? तो आप इधर क्या करेंगे, इधर आसानी से एक पिस्टन लगा के, यहाँ पर एक पिस्टन लगा देंगे ऐसे, और यहाँ से ऊपर से इसको धके प्रेशर देंगे, आप दबाएंगे तो अपनी तरफ से जब दाब देंगे तो इसका दाब बढ़ेगा। तो 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, 10 हो जाएगा। रोक दीजिए, रोक दीजिए इसको। जैसे तो इधर हमने दाब अपनी तरफ से लगाकर इसको 10 कर दिया और इधर 10 सही लिया तो दोनों बराबर हो गया। अब ना इधर का पानी इधर जाएगा ना इधर का पानी इधर जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, बाहर से दाब लगा के आप इस तनु विलयन और सांद्र विलयन के बीच में साम्यावस्था को ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाहर से दाब लगाना पड़ेगा। बच्चों कितना दाब लगाया आपने? तो 10 - 6 4। मान लीजिए एटीएम में ले लीजिए, मान लीजिए एटीएम में ले लीजिए, यूनिट में ले लीजिए एटीएम, तो 4 एटीएम का दाब आपने लगाया बाहर से। अभी जो 4 एटीएम का दाब जो बाहर से आपने लगाया इसी को कहते हैं परिसारक दाब। लड़के जनरली सोच लेते हैं कि नहीं, तनु विलयन जितना दाब लगा रहा है अर्धपारगम झिल्ली पर, तनु विलयन जितना अर्धपारगम झिल्ली पर दाब लगा रहा है वही जो दाब है ना, जैसे 10 एटीएम का लगा रहा था तनु विलयन, वही दाब परिसारक दाब। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी सांद्र विलयन भी तो दाब लगा रहा होगा झिल्ली पर, तो वो 6 एटीएम का लग रहा है। तो परिसारक दाब कौन है कि कितना एक्स्ट्रा दाब तुम्हारा है, जितना एक्स्ट्रा दाब तनु विलयन का होता है सांद्र विलयन से, उसे कहते हैं परिसारक दाब। तो कितना एक्स्ट्रा है? 10 इधर से इधर से, कितना एक्स्ट्रा है? 4। ये है इसका परिसारक दाब। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे बना सकते हैं परिसारक दाब का? बड़ा इजी है कि आप एक अर्धपारगम झिल्ली की एक तरफ तनु विलयन को रख दीजिए और एक तरफ सांद्र विलयन को रख दीजिए, और जब आप ऐसा रख देंगे तो तनु विलयन के विलायक को सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए जितना दाब आपने सांद्र विलयन पर लगाया है ताकि साम्यावस्था आ जाए, उसे परिसारक दाब कहते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या कि तनु विलयन और सांद्र विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए, उसके बाद तनु विलयन के विलायक को सांद्र विलयन में आने से रोकने के लिए जितना दाब, आप तो जानते किधर लगाना पड़ेगा, इधर किधर तनु पर लगा दोगे ताकि और फट जाने लगे, सांद्र पर लगाओगे ना, इसका कम है ना,
तो सांद्र विलयन पर जितना दाब लगाया जाता है ताकि तनु विलयन के विलायक को रोका जा सके आने से, और दोनों तरफ साम्यावस्था देना, कोई इधर से जाए ना उधर से जाए, उसको जितना हमने लगाया बाहर से उसको परिसारक दाब कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं परिसारक दाब का बच्चों। परिसारक दाब क्या है? परिसारक दाब, यदि सांद्र विलयन तथा तनु विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ रख दिया जाए तो तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर ना जाए, इसके लिए सांद्र विलयन पर बाहर से दाब लगाया जाता है, ताकि साम्यावस्था आ सके। इसी बाहर से लगाए दाब को परिसारक दाब कहते हैं। बच्चों ये परिभाषा अपने भाषा में, किताबी भाषा नहीं है, ये एकदम अपने भाषा में। यदि सांद्र विलयन तथा तनु विलयन अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ रख दिया जाए तो तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर न जाए, इसके लिए सांद्र विलयन पर बाहर से हम दाब लगाएंगे ताकि साम्यावस्था आ सके, ना कोई इधर से आए ना उधर से आए। इसी बाहर से लगाए दाब को परिसारक दाब कहते हैं बच्चों, परिसारक दाब कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को परिसारक दाब समझ में आ गया होगा। ओके, अब परिसारक दाब के आधार पर विलयन 3 तरह का होता है। परिसारक दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। परिसारक दाब के आधार पर अगर आप विलयन को देखें तो आइसोटोनिक विलयन होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक विलयन होगा। आइसोटोनिक विलयन कौन होगा? यदि ध्यान से देखिए, इस कंटेनर पे आपको समझ में आ जाएगा। इधर कोई विलयन है, विलयन 1, विलयन 2। यदि अर्धपारगम्य के दोनों तरफ के विलयनों का परिसारक दाब एक दूसरे के समान है, बराबर है, इस विलयन का और इस विलयन का परिसारक दाब एक दूसरे के बराबर है, तो ना इधर का पानी उधर जाएगा ना उधर का पानी इधर आएगा, साम्यावस्था ऑटोमेटिक रहेगा। ऐसे विलयन को आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। यानी एक ऐसा विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन के परिसारक दाब के समान हो, उसे कहते हैं आइसोटोनिक विलयन। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक विलयन। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा देते हैं, लिख लीजिएगा। एक ऐसा विलयन जिसका
परिसारक दाब दूसरे विलयन के परिसारक दाब के समान हो, वैसे विलयन को आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि जब दोनों का परिसारक दाब समान है तो ना तो इधर का विलायक उधर जाएगा ना उधर का विलायक इधर आएगा, इसमें साम्यावस्था ऑटोमेटिक मिलता है। अब आइए हाइपरटोनिक, अगर मान लीजिए कि विलयन 2 का, ध्यान से सुनिएगा, विलयन 2 का दाब परिसारक दाब 10 है और विलयन 1 का 6 है, ठीक है। तो आप देखिए विलयन 2 का परिसारक दाब 10 है और विलयन 1 का 6 है, तो अगर किसी विलयन का परिसारक दाब किसी विलयन के सापेक्ष अधिक हो, यदि किसी विलयन का दाब किसी दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक हो तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, यदि किसी विलयन का परिसारक दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक है तो उसे हाइपरटोनिक कहेंगे। तो यहाँ विलयन 2 हाइपरटोनिक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसका परिसारक दाब 10 है, यानी इसका दाब अधिक है, तो इसका दाब अगर इस विलयन के सापेक्ष अधिक है तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक विलयन। यानी हाइपरटोनिक विलयन क्या है? एक ऐसा विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक हो, उसे हम हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। और हाइपोटोनिक विलयन क्या कहते हैं? तो ये विलयन 1 हाइपरटोनिक ही तो है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम हो, कम, जिसका कम होता है उसे हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। एकदम इजी। आइसोटोनिक विलयन, एक ऐसा विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन के परिसारक दाब के समान हो, उसको आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। और जब दोनों का दाब समान है तो ना कोई इधर जा सकता ना कोई इधर आ सकता, यानी एकदम लेवल पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, वो ऑटोमेटिक साम्यावस्था पर है, इधर ही से भी कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई इधर से उधर जाने वाला नहीं है। और हाइपरटोनिक विलयन क्या है? एक ऐसा विलयन जिसका परिसारक दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक विलयन। और हाइपरटोनिक विलयन क्या है? एक ऐसा विलयन जिसका अपना परिसारक दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम है, उसे हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। और अब बताओ, अगर ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपोटोनिक मतलब उसका कम ही होगा, और हाइपर का मतलब होता है, जैसे आपने जो सुना होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, यानी जब ज्यादा का बात होता है उसको हाइपर कहते हैं, ज्यादा को हाइपर कहते हैं। हाइपर, हाइपरटेंशन, यानी जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन है तो हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन। ओके, तो हाइपर वर्ड मतलब होता है ज्यादा। अब बताइए, जो भी हाइपर टोनिक विलयन होगा उसका दाब तो अधिक होगा, और हाइपोटोनिक विलयन अगर बगल में तो उसका दाब क्या है? कम है। अब बताओ पानी किधर से किधर जाएगा? तो जिसका दाब अधिक होता है उसका पानी जाता है। यानी हाइपरटोनिक ऑलवेज पानी रिलीज करता है, अपने में से त्यागता है। हाइपरटोनिक हमेशा पानी देगा और हाइपोटोनिक हमेशा पानी लेगा, क्योंकि इसका दाब कम है तो इसमें पानी आएगा, और जिसका दाब अधिक हो पानी देता है वो अपने विलायक को क्या करेगा? धकेलेगा, प्रासरण की क्रियाविधि के द्वारा अर्धपारगम झिल्ली के आर पार धकेलेगा। तो ठीक है, तो हाइपरटोनिक हमेशा पानी को त्यागता है और हाइपोटोनिक हमेशा पानी को ग्रहण करता है, वो लेता है, क्योंकि उसका दाब कम है तो वो तो धकेल नहीं सकता, वो दे नहीं सकता, अर्धपारगम झिल्ली के आर पार करा नहीं सकता। लेकिन हाइपरटोनिक का दाब अधिक है तो अपना क्या करेगा? विलायक आर पार करा देगा अर्धपारगम झिल्ली के। तो हाइपरटोनिक पानी को, विलायक को अपना त्यागता है कि उसका दाब अधिक है। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में हाइपरटोनिक ही वह विलयन होता है जिससे पानी निकल सकता है, और हाइपोटोनिक वो विलयन होता है जो सिर्फ पानी ले सकता है, और आइसोटोनिक में तो ना लेना होता है ना देना होता है। ओके बच्चों, समझ गए होंगे ये सारी चीजें, आपको एकदम क्लियर होगी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ओके, समझ में आया या नहीं आया? अब आप सोच रहे हो सर हाइपोटोनिक विलयन कौन हो सकता है? अगर तनु विलयन है और एक सांद्र विलयन है तो किसको हाइपर कहेंगे? तो हाइपर का मतलब क्या होता है? जिसका दाब अधिक हो। अब दाब अधिक कौन लगा सकता है? जो तनु है, क्योंकि तनु में पानी क्या होता है? ज्यादा होता है, तो जो तनु है वो दाब अधिक लगा सकता है, जो दाब अधिक लगाता है उसे हाइपर कहते हैं। यानी तनु विलयन ही हाइपरटोनिक विलयन का काम करता है। और सांद्र विलयन क्या करता है? सांद्र विलयन दाब ज्यादा लगाता नहीं है, ठीक है, सांद्र विलयन ज्यादा दाब क्रिएट नहीं करता, ज्यादा दाब पैदा नहीं करता, तो सांद्र विलयन ज्यादा दाब नहीं पैदा करता, तो कम दाब पैदा करने वाले को, जिसका दाब कम होता है, जो कम दाब पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। यानी आप कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक यानी सांद्र विलयन, और हाइपरटोनिक मतलब तनु विलयन। यानी तनु विलयन को आप हाइपरटोनिक बोल सकते हैं। अब ये तनु विलयन है ना, यानी बोर्ड पर देखिए, तो ये हाइपरटोनिक है और ये क्या है? हाइपोटोनिक है, क्योंकि सांद्र विलयन को हाइपरटोनिक बोलते हैं, क्योंकि इसका दाब कम होता है, तनु विलयन का दाब अधिक होता है, इसलिए इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। अब देखिए पानी किधर से किधर जाएगा? इधर ही जाएगा ना जी। अगर आप इस पिस्टन को हटा दें तो ऑटोमेटिक पानी इधर ही जाएगा ना, क्योंकि हाइपर हमेशा पानी देता है, तो देखो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।